हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम देखते हैं यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, 2023 के प्रैक्टिस सेट करेंगे अब हम, क्योंकि मैथ को हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा, है ना। सेकेंड सेमेस्टर की जो मैथ है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा तो आप, है ना, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ क्लासेस नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे प्रैक्टिस, और जो नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सिलेबस में नहीं होते हैं और आ भी जाते हैं, है ना, तो उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आप लगातार अब जो है हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस लाते रहेंगे आपके लिए मैथ की, और अब अपनी तैयारी को जांचते रहेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ भी क्लियर करते रहेंगे क्वेश्चनों को। तो आइए देखिए, ये है अपना चैनल इट्स योर क्लासेस। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सा सही होगा इस ऑप्शन में। सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में मतलब दो त्रिभुज हैं, वो सर्वांग सम है, तो बताइए उसमें क्या होता है ना। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। समान संगत कोण, बिल्कुल। समान भुजाएं होती हैं, बिल्कुल। समान उनका क्षेत्रफल भी होगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी कोण बराबर होंगे संगत, तो कहने का मतलब उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी, कौन ऑप्शन सही होगा, डी वाला, ये सभी। तो सर्वांग समता में अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनकी भुजा की लंबाई और उनके संगत कोण ये सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये पढ़ चुके हैं आप। तो ये पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। 2 मतलब दूसरा कह रहा है कि -16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। ये प्रतिलोम लिखा है यहाँ पे, तो -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो बताएं आप जल्दी से, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 8 होगा, -8 होगा, या 8 की घाते -1 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी बताएं कौन सा सही होगा। -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बताइए। योगात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या के निकालने के लिए क्या करते हैं, दी गई संख्या के आगे माइनस लगाते हैं। ठीक है ना, तो मतलब दोनों संख्याओं का जोड़, मतलब दो संख्या ऐसी हो जिनका जोड़ 0 आना चाहिए। तो ये -16 है, इसमें ऐसा कितना जोड़े कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या है, 0 आए जोड़ने के बाद, तो +16 होना चाहिए था, बट ऐसा किसी ऑप्शन में दिया नहीं। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी वाला, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा ऑब्जेक्टिव का। संख्या दी गई है 6 और 54, इसका मध्यानुपाती। अब देखिए, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, समानुपाती, ये सिलेबस में तो नहीं दिया था, बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है। तो इसको आइए देख लेते हैं, मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जैसे आपको दे दे कि ए और बी, संख्या ए और बी का आपसे क्या पूछे, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मतलब मध्य का अनुपात, बीच वाला। तो जब भी दो संख्याओं का मध्यानुपाती पूछेगा तो आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ए अनुपाते मध्यानुपाती x मान लेंगे। x बराबर होता है x अनुपाते b। अब बराबर की जगह यहाँ पे आप समानुपात का भी चिन्ह लगा सकते हैं। देखिए कैसे, a अनुपाते x, हमने a और b का मध्यानुपाती x माना है, तो बीच का अनुपात, और समानुपाते क्या हो जाएगा, x अनुपाते क्या होगा, b होता है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, a/x, ये समानुपात का चिन्ह है, जब इसको हटाते हैं बराबर लगता है, x बटे क्या आएगा, b। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो x² बराबर क्या आएगा, ab, या फिर x बराबर जब निकालोगे तो अंडर रूट क्या होगा, ab। तो बहुत सिंपल है, ये है आपका पूरा इसके बारे में। मध्यानुपाती अगर निकालना है तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो अगर दो संख्याएं आपको दी गई हैं, ए और बी मान लेंगे उनको हम, तो उसका मध्यानुपाती पूछे तो x बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ab आप रख दें, निकल आएगा। और चाहे ऐसे मान के लगाएं तो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आइए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है। क्या दिया गया है, 6 और 54 का मध्यानुपाती पूछा है। तो क्या करेंगे बताओ, ए संख्या ए मान लेंगे, 54 को भी मान लेंगे, और इसका मध्यानुपाती बताना है, मान लेंगे मध्यानुपाती x है। तो बताओ क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर ए भी होगा,
तो ए का मान कितना है 6 और गुणे बी का मान कितना है 54। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, आ जाएगा। तो x बराबर 6 को इसे रहने देते हैं, 54 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे कितना 9, सही है ना। तो इसका देखो 6 का जोड़ा बन गया, एक 6 बाहर निकलेगा और 9 का कितना निकलेगा 3, तो 6 तिरिक 18, x का मान कितना है 18, तो मध्यानुपाती कितना होगा 18, सही है ना। तो इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, समानुपाती ये क्वेश्चन सिलेबस में तो नहीं है बट एग्ज़ाम में पूछता है, तो आप लगा लेंगे, क्लियर हो गया होगा, 18 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 4 नंबर जो दिया है ऑब्जेक्टिव में, कह रहा है कि 1.5y माइनस 7 इक्वल टू 0.5y का हल है। हल का मतलब जो चर लगा है y, इसका हमें मान बताना है। तो आइए लगा लेते हैं इसको हम। क्या दिया है 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है, यही दिया है। ठीक है ना, 0.5y सही है। तो हमें y का मान बताना है हल करने का मतलब, तो y को एक तरफ कर लो, तो 1.5y ये वाला मान इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.5y बराबर, ये -7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7। 1.5y में से 0.5y घटाओ तो 1y बचेगा बराबर कितना 7। इसका मतलब है कि y का मान कितना आ गया 7। तो ऑप्शन कौन सही होगा आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो चौथे का ऑप्शन कौन होगा सही 7, कौन सा होगा 7। ठीक है ना, ये हो जाएगा क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव का, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप क्या कहलाती है। कोई ठोस है, उसके द्वारा जो स्थान घेरा जाता है वो क्या कहलाता है। तो जैसे आप कोई बर्तन है ना हो, बाल्टी में पानी भरा हो और उसमें कोई बर्तन आप उसमें डुबोएं, तो क्या करेगा उतने स्थान को घेर लेता है, तो क्या कहलाता है आयतन। क्या कहलाएगा आयतन। ठीक है ना, तो किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप क्या कहलाती है, उसका आयतन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अति लघु उत्तरीय। और इसका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़े भी हैं और इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि एकदम क्लियर रहे। क्या दिया है, यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2 देन x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, जिनको आता है लगाएं जल्दी से। तो x माइनस 1/x बराबर दिया है 3/2, हमसे पूछ रहा है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा ये बताना है। तो ये निकालने के लिए मैंने बताया है कि इसका क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, इधर का वर्ग कर दो तो ये मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करो वर्ग, तो इधर हो जाएगा वर्ग x माइनस 1/x का वर्ग बराबर इधर किसका वर्ग 3/2 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व करें, इधर क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी की जगह 1/x है, ये हो जाएगा बराबर, इसका स्क्वायर करो 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर कितना 4 आएगा। क्लियर, यहाँ x से x कट जाएगा। अब देखो जो ये बचा मान, यही मान तो बताना है आपको, तो इसको इधर रखें आप। तो इधर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x² प्लस 1/x²। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, इधर 2 इधर माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 9/4 प्लस क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 9 एकम 9, 4 दूनी 8, 9 और 8 कितना हो जाएगा, इसके बटे में 1 मान लो, 9 एकम 9, 4 दूनी 8, 9 8 17 बटे कितना आएगा 4। तो इसका आंसर कितना आएगा 17/4। ठीक है, आप लोगों को आता है, आप लोग पढ़े हैं, प्रैक्टिस भी किए हैं, तो ये हम आपको बार बार प्रैक्टिस कराते रहेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन का, ताकि एग्ज़ाम तब आपका बढ़िया से रिवीजन बना रहे और आप अच्छा से अच्छा स्कोर करके आएँ एग्ज़ाम में। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या दिया है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं 18 सेंटीमीटर और
12 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। एक रोम्बस है, इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं समचतुर्भुज को। इसके विकर्ण दिए गए हैं 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए देख लेते हैं हम। पहले समचतुर्भुज के बारे में जानते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, एक वर्ग की तरह होता है, बट वर्ग के चारों जो कोण होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, बट इसके कोण समकोण नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन भुजाएं चारों ही बराबर होती हैं, ABCD है। जो इसके विकर्ण होंगे, एक विकर्ण होगा ये वाला BD, और जो ये विकर्ण होगा AC, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है, ये होता है। तो इसका एक विकर्ण हो जाएगा इधर BD, और एक विकर्ण क्या हो जाएगा AC, ये दो विकर्ण हैं। तो एक विकर्ण दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, और एक क्या दिया है 18, क्वेश्चन में दिया है। तो सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। याद रखना ये सूत्र होता है, पढ़ाए हैं आपको, विकर्णों का गुणनफल। तो देख सकते हैं आप, हाफ विकर्ण कौन है, 1/18 दिया था। एक विकर्ण कितना दिया है 18, क्वेश्चन में दिया है। एक विकर्ण है 18 सेंटीमीटर और एक दिया है 12 सेंटीमीटर, मतलब ये डायगोनल 1 है पहला विकर्ण, ये डायगोनल 2 है दूसरा विकर्ण। तो रख दो, दोनों गुणे करना है, तो 18 गुणे कितना 12, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा होगा तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा। 2 9 18, 12 9 108, कितना आएगा 108, और वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। विकर्ण आपको दिए रहेंगे तो कर लेंगे। कभी कभी विकर्ण ना देके भुजा देता है, तो मैंने बताया कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब जैसे 18 सेंटीमीटर है एक विकर्ण, तो इधर वाला कितना होगा, यहाँ से 9, और इधर भी कितना बचेगा 9, यहाँ जहाँ कट कर रहा है यहाँ से ये 12 है, तो यहाँ तक 6 होगा, इधर वाला भी 6 होगा, ठीक है। तो समचतुर्भुज क्या होता है, एक चतुर्भुज है जिसके चारों भुजा की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, और इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। एक बिंदु पर, प्रच्छेदन बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल कर दो और उसको 2 से भाग कर दो, तो वही होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया होगा, नोट कर लेंगे आप जिनको नहीं पता होगा फार्मूला, क्योंकि सवाल एग्जाम में आते हैं। मैंने बताया ना, जो चीज़ें सिलेबस में नहीं हैं, देख रहे हो ये भी क्वेश्चन जो हमने लिए हैं इस सेकंड सेमेस्टर के सीरीज के क्वेश्चन है लिए हैं। हमने डेट नहीं लिखा है कौन कब आया है बस। तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे एक दिन, है ना, ऐसा समय आएगा कि आप पूरी सीरीज को पढ़ चुके होंगे। उसी सीरीज के क्वेश्चनों को हम बार बार लाते रहेंगे प्रैक्टिस में, और कुछ क्वेश्चन अपने तरफ से भी ऐड करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के लेवल कैसे हैं बताना एक बार आप लोग अभी, है ना। चलिए अब क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। अब देखो माध्यमातिका के सिलेबस में तो नहीं था, बट मैंने आपको पढ़ाया है और ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। बहुलक है आपके सिलेबस में, सॉरी बारंबारता है, बारंबारता आपके सिलेबस में है ना, अवर्गीकृत, जिसके लिए आयत या फिर आयत का आयताकार जो चित्र बनता है, या फिर टैली चिन्ह पढ़ाए हैं, इसलिए कह रहे हैं अगर आपने नहीं देखा चैप्टर के बारे में तो आप ज़रूर देख लेना। चलिए क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। हमें मीडियन बताना है ना, प्रथम 10 होल नंबर्स की। तो चलिए बताएं जल्दी से आप, उसके बाद हम लगा रहे हैं, एक मिनट का समय दे रहे हैं आपको, जल्दी बताएं। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं की माध्यिका बताएं, माध्यिका जल्दी से। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रथम 10 ही तो बोला है कि 5 बोले हैं, देख लें एक बार। 10 बोला है, 10, ठीक है, 10 है। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं पहले आपको पता तो होनी चाहिए। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं पहले हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें इनकी माध्यिका बताना है। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या का प्रारंभ कहाँ से होता है, 0 से, ये ज़रूर याद रखना। तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। क्या 10 भी होगा? तो आप कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 0 भी शामिल होता है ना,
तो 9 तक ही जाएगा, 10 संख्याएँ हो गई। अब अगर संख्याएँ इधर उधर लिखी होती हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले संख्याओं को आप आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में लिख लें, ठीक है ना, क्योंकि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले संख्याओं को आपको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ तो आरोही क्रम में लिखा है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो बहुत ईजी है। अब हमें इसकी माध्यिका बतानी है। संख्या कितनी है गिनने में, एक सम के लिए होता है, एक विषम के लिए, आपको ये भी पढ़ाए हैं। तो यहाँ तो सम है, n बराबर कितनी संख्या है 10, 10 जो कि कौन सी संख्या है, सम हो गया, 10 क्या है, सम होता है। तो सम पदों की माध्यिका का सूत्र क्या होता है बताएं आप, m बराबर n/2, इस सूत्र है मैं लिख रहा हूँ, वे पद का मान, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1, ये वे पद का मान, वे पद का मान, और पूरे का बटा कितना होता है, 2 होता है, पूरे बटे 2, तो रख दो। n का मान 10 है तो यहाँ पर रखेंगे 10/2 वे पद का मान, प्लस यहाँ पे रखेंगे 10/2 प्लस 1, ये तो करेंगे वे पद का मान, और इस पूरे का बटा कितना 2, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 5वें पद का मान। ये माध्यिका मीडियन एम से दिखाते हैं, ठीक है। तो 5वां पद बताओ कि कितना है, इधर से गिनो, पहला 1 2 3 4 5, 5वां पद 4 है, तो आगे जब आप लगाएंगे तो 5वां पद की जगह रखेंगे 4, फिर क्या होता है प्लस, है ना, छठा पद, क्योंकि 5 में इधर अगले जोड़ेंगे 6 आएगा, और छठे पद का मान कितना है 5 है, तो इसको जोड़ेंगे और बटे कितना कर देंगे 2, जो आएगा उत्तर। तो 5 4 9/2 आएगा, और 9/2 का मतलब कितना 4.5, मतलब 4.5 आएगा उत्तर। ये तो पूरा फार्मूले से है। अब अगर हम ट्रिक से देखें तो मैंने आपको ट्रिक बताया है, सम वाले में क्या करेंगे आप, दोनों तरफ बराबर बराबर संख्याएं छोड़ देंगे इनकी। देखियो 1 2 3 4, इधर ये संख्या 4 निकल गई, इधर एक संख्या 4 निकल गई। अब अगर इस 4 को निकालेंगे, इस 5 को, सब खत्म हो जाएगा। तो बराबर छोड़ें, और जो बीच में 2 संख्याएं आपको बचानी पड़ेंगी सम वाले में, उनको जोड़ के 2 से भाग कर दो, उत्तर आ जाएगा आपका। तो 4 5 9, 9/2 का मतलब कितना आ गया 4.5। अगर यही क्वेश्चन विकल्प में आएगा तो इतना बड़ा थोड़ी लगाएंगे, वहाँ तो हम ट्रिक लगा लेंगे आराम से, है ना। सम के लिए क्या होता है, बराबर बराबर मात्रा में संख्याएं दोनों तरफ छोड़ें, और बीच की 2 संख्याएं आप ले लो, है ना, जो बीच की आएंगी, और उसका बटे 2 लगा दो, जोड़ के 2 से भाग कर दो, वही उत्तर होता है। और जब फार्मूले से लगाओगे तो ये होता है n/2 वे पद का मान, प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, और पूरे 1/2 होता है। अब यहाँ n का मान 10 था, 10 रखे, काटे पीटे तो 4.5 ही आया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी विषम के लिए पूछेगा, तो विषम का तो बड़ा ईजी होता है। विषम के लिए कुछ नहीं करना होता, अगर ट्रिक से देखते हैं तो विषम के लिए बराबर बराबर संख्या दोनों तरफ से हटा देंगे, और बीच में एक संख्या केवल बचेगी, वही संख्या होती है उसकी माध्यिका विषम वाले में। और सूत्र होता है, अगर सूत्र से लगाएं तो n+1/2 वे पद का मान, तो भी वही आता है। चलिए ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं, प्रैक्टिस हो रही है, कोई दिक्कत होगी बताना, रिवाइज करा देंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए, ये क्वेश्चन आप देखें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्या दिया है, एक शंकु है। अब देखो बेलन, शंकु, गोला, ये तुम्हारे में नहीं है, बट क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ये 2000 शायद 19 या 21 में हमने देखा था, दिया है, उसी का है ये क्वेश्चन, तो पढ़ना पड़ेगा शंकु के बारे में। एक शंकु कितना है, 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक गोला के रूप में इसको ढाला जाता है ना। मतलब इस शंकु को पिघला दिया गया और एक गोला बना दिया गया। फिर कह रहा है कि बने जो गोला बना है उस गोले की क्या बताओ त्रिज्या। तो देखिए होता क्या है इसमें, पहली बात तो शंकु जाने, आप बर्थडे वाली टोपी देखे होंगे, वही तरह होती है ये शंकु है, कोन है, कोन आइसक्रीम जो होती है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका नीचे का जो आकार होता है कैसा होता है, वृत्ताकार, ठीक है। इसके सेंटर पे यहाँ पे केंद्र होगा। ये क्या होती है, ऊंचाई, ठीक है, यहाँ समकोण बनाते हैं। ये लंब ऊंचाई होती है ऊर्ध्वाधर, और 90 के सामने एक शंकु में एक तिर्यक ऊंचाई पाई जाती है जिसको एल बोलते हैं, ठीक है। और ये होती है त्रिज्या, क्योंकि ये केंद्र होगा वो, इसका नाम दे दें, ए है, ये ओ है, ये बी नाम दे दिया, एक त्रिभुज बन गया यहाँ पे, ध्यान से देखो ये वाला, ठीक है। तो कभी कभी आधार की त्रिज्या और लंब ऊंचाई देकर तिर्यक ऊंचाई पूछ लेता है। तो तिर्यक ऊंचाई में कुछ नहीं लगेगा, ध्यान से देखें तो एक समकोण त्रिभुज है ये, है ना। इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लग जाएगी, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे यल है तो यल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है h का स्क्वायर प्लस में
आर का स्क्वायर है। ये तिर्यक ऊंचाई है एल, और एच क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, आर क्या है, त्रिज्या। तो कभी कभी जब ये पूछेगा तो ये लगा देंगे। और शंकु के कौन कौन सूत्र बनते हैं? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वक्र मतलब बाहर बाहर का ये वाला, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो शंकु का सूत्र ही लिखा देते हैं, फिर बताते हैं सवाल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। लिख लेना, जहाँ पाई तो नियतांक है, आर त्रिज्या है, एल तिर्यक ऊंचाई है। ये पहला सूत्र है। दूसरा, शंकु का आयतन है ना, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लिख लेना, ये होता है। तीसरा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये तीनों सूत्र आप नोट कर लेंगे, ठीक है। शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का संपूर्ण, दो सब अलग अलग होते हैं। अब बताओ, अगर शंकु का आधार का क्षेत्रफल पूछ ले तो शंकु का आधार कैसा है, वृत्ताकार। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल कहता होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार है तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब क्वेश्चन आप देखें एक बार, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह क्या रहा है। चलिए जूम करते हैं। एक शंकु है जिसकी ऊंचाई दी गई है 216 सेंटीमीटर। देखिए, जब तक तिर्यक ऊंचाई नहीं लिखा रहेगा तब तक आप एच मानेंगे, लंब ऊंचाई दिया है ये, ठीक है। और त्रिज्या 16 सेंटीमीटर दिया है। चलो ठीक है, अब हम बनाते हैं और लगाते हैं क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं हम शंकु, ठीक है। एक शंकु बना लेते हैं भाई, मांझा। ये क्या हो गया, अच्छा ये बन गया। देखिए ये होता है वास्तव में शंकु, ये बन चुका है, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या क्या दिया है, उसको हम बना लेते हैं। ऊंचाई दिया है ना ये, और भाई साहब रुक जा, ठहर जा, ये ऊंचाई ये वाली, ये दिया एच, कितना दिया है 216 सेंटीमीटर। और यहाँ केंद्र होगा इसका, यहाँ पे, तो ये त्रिज्या होगी यहाँ पे, ये वाली आर है। इसका मान दिया है 16 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। कह रहा है इसको पिघलाया गया और एक गोला बना दिया गया। क्या बनाया गया, एक गोला बनाया गया। इसको पिघला के एक क्या बना रहा है, गोला, ठीक है। चलिए ये मान लेते हैं गोला बन गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको पिघलाया गया, एक गोला बनाया गया। तो क्या पूछा है, एक बार देख लें यार। गोले के रूप में ढाला गया, गोले की त्रिज्या बताना है। गोले क्या बताना है, त्रिज्या। तो यहाँ गोले का क्या होगा, केंद्र बिंदु होगा। यहाँ क्या होगा, गोले का केंद्र बिंदु होगा। ये त्रिज्या मान लेते हैं कितना है, आर है, और यही त्रिज्या हमें बतानी है। तो बताओ, जब भी कोई चीज़, ये शंकु है, इसको पिघला दिया गया, पूरे को पिघला दिया गया और पिघला के गोला बना दिया गया, तो ये बताओ दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से पिघल के ये पूरा बनेगा, है ना। तो दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, ठीक है, क्योंकि शंकु से गोला बनाया गया। तो हम यहाँ एक चीज़ लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लिख लेना, ये होता है। अब हम इसको लगा लेते हैं। देखो, पाई से पाई तो कट जाएगा दोनों तरफ, ठीक है, और 3 से ये वाला 3 भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, इधर बचा है आर स्क्वायर गुणे क्या, एच बराबर, इधर कितना बचा, 4 गुणे आर का क्यूब। देखो ये इसका आर अलग है, ये इसका आर अलग है, क्योंकि वो तुम्हें बताना नहीं तो कट ही जाएगा।
अब हम इधर लिख लेते हैं, क्या बच गया हमारे पास 4r³ बराबर क्या बचा है r² गुणे h, क्या बचा है r² गुणे h, r² गुणे h। ये वाला r क्या है शंकु की त्रिज्या और ये शंकु की ऊंचाई है, ये गोले का है, तो ये बताना है हमें। तो हमें तो r³ बराबर हम बना लेंगे, क्या बनेगा बताओ r² गुणे h और बटे में कितना 4। सॉल्व करो, r³ बराबर r² का मान, r मतलब शंकु की त्रिज्या 16 दिया था, तो 16 गुणे क्या हो जाएगा 16 गुणे h कितना दिया है 216, शंकु की ऊंचाई दिया है ना 216 बट्टे 4 हो जाएगा। अब काटो पीटो, क्या है 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 1 21, 4 चौक 16, कट गया। कितना बच गया हमारे पास r³ बराबर क्या बच गया 16 गुणे 16 और गुणे कितना 54। तो हमें तो r चाहिए केवल, तो चलिए इसको हम बनाते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं। कुल मिला के 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, एक 16 को, दूसरे 16 को फिर लिख सकते हैं 4 गुणे 4, ठीक। 54 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 27 दूना 54, तो 9 छंग 54 लिख सकते हैं। चलो इसे तोड़ें एकदम से, क्या 2 है ना, 27 दूना 54, 2 3 6, 3 3 का 9, 2 18, 3 54, ये बनेगा कुछ, सही है ना। देखो 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, सही है। 3 3 का 9, 3 27 दूना 54, जोड़ा बनाओ और तोड़ने आप, क्योंकि आपको तो r का मान चाहिए। अब इस 4 को तोड़ें आप, इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, सही है। इस 4 को हमने तोड़ दिया, अब कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है। और ये वाला एक जो 2 बचा है ये 2 लिख दिया, और गुणे इस 4 का तो जोड़े बन रहा है पूरा, देख सकते हो आप, और इस 3 का भी बन रहा है, जो ये 2 है इसको इस 4 के साथ बना लिया। तो बताओ क्या बन जाएगा, ऐसे ही देख लो आप, ठीक है ना। ये तो हो गया यार, देखो कैसे है, ये हो गया आपका सिंपली तरीके से, देख सकते हैं आप। इसका जोड़ा बन गया, इस एक 4 का पूरा बन गया, और ये 4 में आपका 2 गुणे 2 लिख सकते हो, और ये 2 इसके साथ बन गया। तो बताओ क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका यहाँ से एक 2 गुणे यहाँ से एक 4 और यहाँ से एक 3, इसका क्या बन जाएगा क्यूब, क्योंकि 3 3 बार सब है। तो घातों की तुलना कर दो, तो r बराबर क्या आ जाएगा बताओ, यही सब बचेगा। 4 दूनी 8 त्रिक 24, कितना आएगा 4 दूनी 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर। समझ में आया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गोले को शंख को पिघलाया गया, शंख को पिघलाकर क्या बना दिया, गोला बनाया गया। तो मैंने कहा कि दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि पूरा चीज़ पिघल जा रहा है ना। तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² h, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। फिर हमने रखा, और गोले की त्रिज्या हमने क्या मान लिया, r मान लिया, यही हमको बताना था। सॉल्व कर दिए, काटते पीटते चले गए, ठीक है। यहाँ पे रख के बाद कितना आया 24 आ गया, 24 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। सूत्रों को ज़रूर लिख लेना, बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, ये सब, क्योंकि ये सब सिलेबस में तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी 4th सेमेस्टर की जो मैथ पढ़ा रहे हैं उसमें है ये सब चीज़ें, तो उसमें अगर चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए और ज़्यादा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है 10 नंबर में, चित्र में। आप चित्र देखें, त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज ABC, और त्रिभुज PQR, ये वाला चित्र PQR, ये दोनों समरूप हैं, ये दोनों समरूप हैं, तो ऐसा चिन्ह बना देंगे। हमने आपको पढ़ा है ये समरूपता का चिन्ह होता है, समरूप है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। यदि BC बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, BC कितना दिया है 2, बिल्कुल। AB कितना है 3, QR कितना है 3, तो कह रहा है कि भुजा PQ की माप ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं, ABC और PQR समरूप हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब बताओ, अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इधर से अगर AB उठाएंगे हम, तो इधर से कौन आएगा, PQ आएगा, ये हो गया बराबर। इधर से अगर हम BC लें तो इधर क्या आएगा, QR, यही तो मतलब होता है BC/QR। और जो लास्ट में बचा AC है ना, AC बटे क्या होगा PR, ये होगा, ये समरूपता का नियम है। अब आप लगाओ, है ना,
क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग आप चित्र में देखो और लगा दो जो जो भुजा दिया है। इसमें क्या क्या दिया है आप देख सकते हैं, ठीक है। ए बी दिया है 3 और बी सी दिया है 2। ए बी दिया है 3 और बी सी दिया है 2। ए बी दिया है 3, ए बी कितना दिया है 3 और बी सी कितना दिया है 2। तो ये दिया है, इसके बटे में भी दिया होगा। पी क्यू कितना दिया है, क्या पूछ रहा है देख लें एक बार, देखना पड़ेगा ही। हमसे पी क्यू पूछ रहा है और क्यू आर दिया है 3, क्यू आर दे दिया है। तो यही दोनों वजह से लग जाएगा क्योंकि इतने से ही काम हो जा रहा है, ठीक है ना। होते सब बराबर हैं अनुपात में, लेकिन यही दिया है। तो पी क्यू हमको बताना है, बता देंगे। और क्यू आर दिया है, क्यू आर कितना दिया था, क्यू आर दिया है 3 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो आप लगा दो, गुणा भाग करो इसी में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो क्या आएगा 2 गुणे पी क्यू बराबर 3 से 3 में गुणा करो कितना आएगा 9 आएगा। तो हमको तो पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू बराबर क्या आएगा 9/2। 9/2 का मतलब भाग कर दो, 2 चौके 8, 1 9, 2 पंचे 10, 4.5 सेंटीमीटर आएगा, मतलब 4.5। इसका यूज़ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये होते सब हैं अनुपात में समान, ठीक है। तो जब 2 ही भुजा से अगर निकल जा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं निकालने की, ठीक है ना। अगर ये दिया होता तो फिर हम इसको किसी के साथ ले लेते हैं। कुल मिला के तीनों अनुपात क्या होते हैं, समान होते हैं। भुजाओं के, संगत भुजाओं के अनुपात, ये मतलब होता है। और इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया होगा, क्योंकि समरूपता वाला चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। आपने नहीं देखा तो भाई आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, एक बार शेयर भी कर सकते हैं आप क्लास को, अच्छी लग रही हो तो। 3 है, 5 है, x है, 9 है और 11 है। 3 5 x 9 11, ठीक है। 3 5 x 9 11, यही तो दिया है। 3 5 x 9 11 का समांतर माध्य 7 दिया है। कितना दिया है 7, है ना। 3 5 x 9 11 का समांतर माध्य 7 है। तो ये x का मान बताना है हमें। तो चलिए समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, सिंपल है, हम जानते हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। समांतर माध्य मीन बोलते हैं, हमसे दिखाते हैं, बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे होता है कुल पदों की संख्या। क्या होता है, संख्या। तो समांतर माध्य इसमें दिया है। देखो जब भी क्वेश्चन में अगर ये x y बीच में लगाएगा तो पक्का है वहाँ समांतर माध्य देगा और वही का मान आपसे पूछेगा चर का। तो समांतर माध्य 7 दिया है तो रख देंगे 7 बराबर कुल पदों का योग, सब पदों को जोड़ दो, 3 + 5 + x + 9 + 11, इतने पद हैं, सबको जोड़ दिया बटे जितने पद हैं उससे भाग कर दो। तो 5 संख्या हैं, गिन सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 से क्या कर दो, भाग कर दो। अब आप क्रॉस गुणा कर लो, आ जाएगा 7 × 5 = 35 हो जाएगा बराबर। इधर जोड़ो 5 3 8, 8 में 9 जोड़ो, 9 8 17, 17 में 11 जोड़े आप, या ऐसे जोड़ लो 11 और 9 20, 11 9 20, 20 5 25, 25 3 28 और प्लस 28 तो है ही है, प्लस ये 1 भी तो बचा है, ये बच गया। बाकी इधर हमने क्रॉस गुणा कर दिया था 5 का, तो 35 हो गया। अब x का मान आप निकाल दो, कितना आएगा बताओ। आपको x चाहिए ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 35, ये प्लस 28 उधर जाएगा तो -28, घटा दो आप, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो घटा दो, x बराबर 15 में से 8 गया 7, ठीक है। यहाँ बचा कितना 2, तो कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा 7 ही आंसर आएगा। x का मान कितना होगा 7, क्योंकि समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ था, ठीक है। सीरीज के ही क्वेश्चन हैं, जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा, आप इतना पढ़ा देंगे इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेंगे हम। ये पहला प्रैक्टिस सेट है, ऐसे बीच बीच में प्रैक्टिस सेट आपके लिए आता रहेगा। चलिए देखिए, एक घनाभ है, एक घनाभ है कोई,
उसका क्षेत्रफल दिया है 125 वर्ग मीटर, सही है। यदि उसकी ऊंचाई कितना है 4.5 मीटर, तो उसका आयतन बताओ। उसका मतलब घनाभ का, देखो एक होता है घन, एक होता है घनाभ। घन क्या होता है, घन के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे कि लूडो की गिट्टी। जबकि घनाभ, जैसे आप देखेंगे कमरा जो बनता है, कमरा कोई अगर वर्गाकार ना बनाया जाए, घनाभाकार सॉरी घन की तरह सभी साइडें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर ना हो तो घनाभ बन जाता है। तो ठीक है, तो घनाभा है, घनाभ है। चलिए, ये घनाभ ऐसे होता है। आप ईंट देखे होंगे, ईंट जो दीवारों में लगती है, वही ईंट घनाभे की तरह होती है। ये देखिए, ये कुछ ऐसे बनता है, ये घनाभ है। ठीक है, इसमें एक किनारे पे अगर आप एक कोने पे खड़े होंगे 3 भुजा आपको दिखेगी। ये मान लेते हैं लंबाई है, ये मान लेते हैं चौड़ाई है, और ये मान लेते हैं क्या है, ऊंचाई है। ये 3 भुजाएं होती है। ठीक है, तो घनाभ का क्षेत्रफल दिया है शायद क्वेश्चन में, देख लेते हैं। घनाभ का क्या दिया है, ये देखो क्षेत्रफल दिया है 125 वर्ग मीटर। तो कह रहा है उसकी ऊंचाई बताएं आप। ऊंचाई दी गई, अच्छा ऊंचाई भी दी गई है 4.5। चलो ठीक है, फिर तब तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया ये, है ना। घनाभ का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दिया है 125 वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। और h का मान 4.5 दे दिया है। h का मान कितना दिया है, 4.5 मीटर, मतलब 4.5 मीटर। तो कह रहा घनाभ का आयतन बताओ। तो मैंने इसका सूत्र सब लिखाया था, आपको पता भी होगा। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, L गुणे B गुणे H। अब देखो तीनों भुजा अलग अलग नहीं देखे, एक भुजा का मान दिया है, बाकी इन दोनों का मान अगर ध्यान से देखें क्षेत्रफल होगा तो ये दिया था, तो बस रख दो, काम खत्म। 125 ठीक है मीटर स्क्वायर गुणे 4.5 मीटर। दशमलव हटाओ, नीचे क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, कट सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 9 45। अब तो कटेगा नहीं, अब आप गुणा भाग करो इसी में, कितना हो जाएगा। 125 को 9 से गुणा करना है और 2 से भाग करना है। 9 बचे 45 के 5, हासिल आया 4, 9 दूनी 18, 4 22 के 2, हासिल आया 2। 9 बचे 45 के 5, हासिल आया 4, 9 दूनी 18, 4 22 के 2, हासिल आया 2, 9 कम 9 2 11, और बटे कितना है, 2 है। अब देखो मीटर स्क्वायर का मीटर से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब बन जाएगा। अब आप भाग कर दो, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा, है ना। 2 पंचे 10, 1 11, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, इतना मीटर क्यूब आएगा घनाभ का क्या आयतन, 562.5 मीटर क्यूब। यही होगा इस घनाभ का क्या आयतन। ठीक है ना, समझ में आया। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, क्योंकि उसमें तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ एक किनारे पे देखें तो बराबर होती हैं, तो गुणा होता है तीनों भुजाओं का LBHA की तरह, लेकिन A क्यूब बन जाता है या भुजा क्यूब। इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं, है ना। कोई 2 भुजा समान भी हो सकती है, लेकिन तीसरी अलग होगी, तो ये हो जाता है घनाभ। ठीक है, घनाभ ही घन कहलाता है जब इसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की बन जाएं। ठीक है, सब सूत्र पढ़ा चुके हैं, और घनाभ का विकर्ण के सूत्र भी पढ़ा चुके हैं। अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसका कब लगता है, अगर आपके पापा आपसे पूछे कि एक कमरे में, है ना, बड़ी से बड़ी लंबाई का कोई हमें लकड़ी रखना है, ठीक है, तो उसकी लंबाई हमें कितनी रखनी पड़ेगी, तो आप विकर्ण की तरह रखेंगे तभी सबसे ज़्यादा लंबाई आएगी। मतलब जैसे कि यहाँ से यहाँ ये, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, घनाभ का विकर्ण लग जाता है। क्या होता है, अंडर रूट के अंदर निकाला गया पूरा ये H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही तो लिखा जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। 15 ही क्वेश्चन लिए हैं, देखिए क्वेश्चन 18 आते हैं एग्जाम में, लेकिन हम 15 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे बस, हमें क्या करना है हो जाएगा, उससे क्या मतलब है। 18 क्वेश्चन आता है तो आपको पता ही होगा, क्योंकि 25 नंबर का होता है। तो देखिए क्या दिया है, एक व्यंजक दिया है, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है, जो कि आपको आता है, बहुत ईजी है। गुणनखंड करना है आपको, तो 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4। ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। चलिए अच्छा बता ही देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 4x माइनस 5, इसका हमें करना है गुणनखंड।
तो गुणनखंड तो आपको पता है कैसे होता है, यहाँ बराबर लगाएंगे क्योंकि समीकरण ही व्यंजक है ये, यही व्यंजक समीकरण कहलाएगा कब, जब ये वाला व्यंजक का मान बराबर 0 दिया हो तब। तो गुणनखंड करना है तो सबसे पहले आपको पढ़ाए थे हम, संख्या गुणा कर लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो 5 एकम 5 आया। इस 5 को ऐसा तोड़ो कि ये वाला जो चिन्ह है तो ये बताता है कि जोड़ने पर घटाने पे 4 आए, तो फैक्टर करेंगे 5 और 1 में आएगा, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4 बन गया, कर दो गुणनखंड। ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 5 माइनस 1 और 1 से माइनस 5 ऐसे रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस x एकम x बन जाएगा, और माइनस कितना 5, कॉमन दो पदों में कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ क्या कॉमन है x, तो क्या बचेगा x माइनस 5, यहाँ कुछ नहीं कॉमन, 1 कॉमन तो x माइनस कितना 5। अब देखो ये और ये दोनों में सेम है तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 5, और दूसरे में कितना जो बचा, यहाँ x बचा है, यहाँ +1 तो इसको रख दो, तो x + 1, यही क्या हो जाएगा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x + 1 आएगा। क्लियर हो गया होगा। चलें आगे बढ़ें, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखो अब आप, ये वाला क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। एक समीकरण था, ये भी एग्जाम में आया था तो हमने कहा ले ही लेते हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं, है ना, इसमें केवल बोर्ड मास का नियम अप्लाई होगा तो गलत नहीं होगा क्वेश्चन, बस कुछ है नहीं इसमें, हल करना है। देखो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, फिर ऑफ, है ना, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर सम, फिर मतलब क्या बोलते हैं, सम करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे मतलब। तो चलिए देखिए, तो इस ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लो, 3 में से 1 गया कितना आएगा 2 आएगा, और ये 2 बचा रहेगा तो 2 2 कितना आ गया 4, या फिर इसको अंदर सब मान है तो जोड़ के घटा सकते हो आप, 3 2 5, 5 में से 1 गया 4 आ गया, ब्रैकेट के अंदर 4 है, ब्रैकेट बाहर 1 लगा है तो ये क्या बन जाएगा 1 + 4 बनेगा, इसमें कुछ था ही नहीं सवाल में, कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5 आ जाएगा, काम ख़त्म। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेट का, प्रैक्टिस सेट 1 का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स तक, ताकि और लोगों का भी, है ना, अच्छा हो सके रिजल्ट। क्या दिया है, संख्याएं दी गई हैं 156, 221 और 364 का महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए, मतलब मासा ज्ञात करना है। 156, 221, 364, 156, 221 और क्या दिया है 364, इनका हमें क्या बताना है HCF, महत्तम समापवर्तक मतलब मासा बताना है। तो चलिए लगाते हैं, आपको जो विधि सही लगे उससे लगाते हैं। चलिए हम इसको लगा लेते हैं, किस विधि से ले लें, भाग विधि से। तो भाग विधि में 221, पहले कोई दो संख्या लेंगे हम, इसको ले लेते हैं। तो 221 को मान लेते हैं भाजक है, और 364 क्या है भाज्य है। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितना आएगा 221, घटेगा यहाँ, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ये ले लेंगे, ठीक है। अब ये जो 156 बचा है, चाहे आप चाहें तो साथ में ले लें, और चाहे पहले इसको भाग ही कर दो, आप रहने दो, जो आएगा उसके बाद उसको 156 के साथ भाग करेंगे। यहाँ इस शेष 4 में से गया 3, 6 में से 2 गया, ओ भाई साहब गलत कर दिया ना, 4 में से गया 3, 6 में से 2 गया 4 बचेगा ना, कितना बचेगा 4, और 3 में से 2 गया 1। अब ये वाला भाज्य हो जाएगा, ये भाजक बन जाएगा। 221 यहाँ रखो आप, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, क्या 2 3 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा, कितना आएगा 143, घटाएंगे आप, 11 में से 3 गया 8, है ना, यहाँ कितना बचा 1, 11 में से 4 गया 7, यहाँ 1 में से 1 गया कट जाएगा 78 आ गया। अब 143 को यहाँ ले आएंगे हम, है ना, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 8 16 की 6 हासिल आए 1, 2 से 14 1 15, ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा फिर ये, तो कितना आएगा 78 ही आएगा। घटाओ आप इसमें, 13 में से 8 गया 5, यहाँ कितना बचा 2, मतलब 3, 13 बचा, 13 में से 7 गया 7, 5 12 6 बचेगा, 65 आएगा। अब 65 आ गया है, 65 से आप भाग करो किसको 78 को, कितनी बार जाएगा 1 बार, 65 आएगा, कितना बचेगा 8 में से 5 गया 3, है ना, तब तक ले जाते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आए। 8 में से 5 गया 3, 7 में 6 गया 1 बचेगा। अब यहाँ 65 अभी भी रिमाइंडर 0 है, 65, 13 बचे 65, ये कट गया 0,
तो ये मान आया है। अब इससे जो ये मान आया अंतिम, ये वाला मान, अब 156 भी तो बचा है भी, इसको भाग करो, क्या कटेगा 156। तो अब इस 13 से उठा के आप 156 को आप नीचे ही लगाते जाएंगे, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद नई लाइन से लगाएंगे, 13 हो जाएगा भाजक और 156 हो जाएगा भाज्य। जाएगा कितनी बार, 13 कम 13, 2 15, 12 बार में ख़त्म, मतलब कट जाएगा, ख़त्म का मतलब ये कट गया, है ना। तो ये 0 आ गया शेषफल। तो 13 ऐसी संख्या आई जो दोनों को काट रही है, मतलब सभी संख्याओं को पूरी तरह से भाज्य कर रही है, मतलब भाग कर रही है। तो इनका HCF कितना आएगा, 13 ही आएगा। वो संख्या कौन होगी, 13 ही होगी जो इन तीनों संख्याओं को पूरी तरह से क्या करेगी, काटेगी। तो इनका HCF कितना आएगा, 13। HCF कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन की सीरीज़ थी ये। बताना आप कमेंट करके कैसा रहा आज का सेशन, है ना। रिवीजन आपका होता रहेगा। अब अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ और क्वेश्चन ले लेंगे, मतलब लगभग कोशिश यही रहेगी कि जितने चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं टोटल मिला के, उनमें से सभी टाइप के क्वेश्चनों को हम बार बार लेकर आपकी प्रैक्टिस कराते रहें, ठीक है। तो एक दिन रचना की क्लास किसी दिन कराएंगे, वही बची है रचना। कभी कभी आ जाता है त्रिभुज खींचने को, भुजाएं दे देता है इतने इतने सेंटीमीटर के हैं, कहेगा त्रिभुज की रचना करें, केवल वही बचा है। बाकी हम और जो कुछ टाइप अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे कर लेंगे, जैसे कि माध्य माध्यिका मिला, है ना, बहुलक मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, और बारंबारता तो है ही, समांतर माध्य भी है। तो ये सब सिलेबस में नहीं थे, बट एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमने देखा है। तो भैया इसीलिए हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, और आपको जो चीज़ लगे इम्पॉर्टेंट है आप वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कैसे करते हैं आप। और अगर PDF आपको चाहिए निःशुल्क, तो आप टेलीग्राम से हमारे कनेक्ट हो जाएं, आपको PDF हम दे देंगे पूरी, मतलब सभी प्रैक्टिस सेटों की PDF भी देते रहेंगे आपको, है ना। आप बाद में भी खुद से भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी लाइव तो कराएंगे लाइव के बाद ही, मतलब लाइव क्या एक प्रकार से प्रीमियर वीडियो है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं क्लास को। कैसा लगी क्लास आप एक बार कमेंट जरूर करके जाना, है ना। 8 कमेंट, लाइव कमेंट तो आप करते ही करते हैं, लास्ट में आप लोग न तो मैंने बहुत लोग हैं यार लाइक कर दिया करो ना, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, और कुछ नहीं, पता ही होगा आपको। अभी अगर आप कोई एक वीडियो बनाएंगे ना, तो दूसरी वीडियो आपका मन तभी करेगा बनाने को जब आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन का मतलब क्या है, अब लाइक मिले, कमेंट ना कर दिया करें कि कैसे लगी, अगर कहीं त्रुटि है हमसे तो बताएं, उसको भी हम सुधारेंगे, ठीक है। तो यही सब करेंगे आप। तो बस करते हैं, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।